हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल सेट 1 करेंगे। सब्जेक्ट आप लोगों का मैथ है, तो आप लोग प्लीज़ इसे अच्छा तरीके से कर लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या कुछ निर्देश दिया हुआ है, हम लोग उसको पढ़ लेते हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों में उत्तर दे। कुल प्रश्नों की संख्या जो है 19 होगा। प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें किसी 5 प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक प्रश्न का मान है जो कि 2 अंक निर्धारित है, यानी दो अंक मिलेगा बनाने से। 8 से लेकर 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और जिनमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है आपको और प्रत्येक प्रश्न यानी एक प्रश्न का आपको 5 आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि इसको सारा क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके बनाते चलेंगे। तो आप लोग अच्छा तरीके से ये वीडियो देखिएगा। तो अभी हम लोग पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिनमें से मैं आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन का ही आंसर देना है वहाँ पे एग्जाम पे। तो इसलिए यहाँ पे सामान्य निर्देश आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, पहला क्वेश्चन। तो इसका हम लोगों का पहला क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोगों का क्या क्या हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। रेशियो का मतलब अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है, सभी कोण ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि माना कोण अब जो अनुपात में दिया है उसे हम मानेंगे कि पहला कोण दिया है माना 3x, दूसरा दिया है 5x, माना तीसरा दिया है 9x और फिर आगे दिया हुआ है 13x। सबको x इसलिए माने हैं कि एक निश्चित राशि बन जाए। अगर x नहीं मानेंगे तो ये निश्चित राशि नहीं बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपात दिया है इसीलिए। उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पे चतुर्भुज दिया ना, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग लिखेंगे कितना होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है। चारों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। आप इस तरीके से यहाँ पे ड्राइंग भी बना करके दिखा सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग, क्योंकि एक 90 होता है, दूसरा 90, तीसरा भी 90 और चौथा भी 90, सब मिला करके कितना हो गया 360 डिग्री। और हम लोगों का पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, तो हम हमारा पहला कोण को ए मान लेते हैं। देखिए ये ए बी सी डी, तो पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण प्लस चौथा कोण। पहला कोण को ए, दूसरा कोण को बी, तीसरा कोण को सी, चौथा कोण को डी मान लिए। ये तीनों कोण, चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और पहला कोण हम लोग को ए माने है और ए का मान दिया हुआ है 3x, दूसरा कोण को बी माने है, बी का मान दिया हुआ है 5x। इसी तरीके से सी तीसरा कोण माने है और उसका दिया हुआ है मान 3x, चौथा कोण 13x मान दिया हुआ है। इन सब का योग है जो कि 360 डिग्री के बराबर हो गया। 360 डिग्री के बराबर हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 30x, ठीक है। कितना आ जाएगा 30x बराबर में 360 डिग्री के बराबर आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये देखिए इसको इसके साथ ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि 360 डिग्री बटा में यहाँ पे 30 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का यहाँ पे डिवाइड होके 1 आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन में बोला है कि इन सभी चतुर्भुजों के सभी कोण ज्ञात कीजिए, सभी कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे सभी कोण का मान ज्ञात कर देते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा कि हम लोगों ने कोण ए माना था, कितना कोण ए हम लोगों ने माना था। इस तरीके से हम लोग कोण ए का मान निकालेंगे तो कोण ए का मान है 3x। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और x का मान कितना आया है 12 डिग्री, तो यहाँ पे 12 डिग्री से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 डिग्री यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोण बी का मान निकालेंगे तो कोण बी बराबर आपका 5x दिया हुआ है, तो 5x को हम लोग x का मान रखेंगे 12 से, तो 12 पचे 60 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से हम लोग कोण सी का मान निकालेंगे 9x, तो 9
यहाँ पे हो जाएगा, और x का मान 12, 12 9 108 डिग्री हो जाएगा आंसर। कोण डी 13x है तो 13x का मान लिखेंगे यहाँ पे। 13x का मान हम लोग अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा कोण डी बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 13x, 13x तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुना 12, 13 गुना 12 करेंगे तो 13 12 156 हो जाता है, 156 डिग्री। इस तरीके से आपका चारों कोण का मान निकल गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार है। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग ड्राइंग को ड्रॉ करते चलना है, ठीक है। क्या बोला है कि एक वृत्त है, तो हम लोग 2 नंबर का सोल्यूशन लिख रहे हैं। सोल्यूशन 2 नंबर का हम लोग यहाँ पे वृत्त बना लेंगे। इस तरीके से वृत्त बन गया और बोल रहा है कि O केंद्र वाला है। इसका केंद्र क्या है, O केंद्र वाला है। वृत्त पर 3 बिंदु A B C इस प्रकार स्थित है। A B C इस तरीके से स्थित है कि B O C इस तरीके से क्या है, B O C, यहाँ पे B O C, ये B है और ये तो O है और ये C 30 डिग्री का, ये कितना है 30 डिग्री का है। नेक्स्ट बोला है A O B, देखिए O और B यहाँ पे, तो A अगर हम लोग इस तरीके से खींचते तो यहाँ पे A होगा। A O B ये कितना है, ये है जो कि ये मैं जिससे दूसरा पेन से लिख देती हूँ, ये आपका 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या, यदि चाप ए बी सी, ये चाप है, चाप यानी कि ये वाला, इसको इस तरीके से चाप लिया गया है। चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर बिंदु डी, अतिरिक्त यानी कि ये जो बिंदु है इसके अलावा भी एक वृत्त पर कहीं पे बिंदु, कहीं भी, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी, तो मैं यहाँ ले लेती हूँ। इस तरीके से ए और सी, ए बी सी ये पूरा, तो यहाँ से लेंगे तो इसका चाप यहाँ पे कहीं पे यहीं पे आएगा, यानी कि इस बिंदु पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा, थोड़ा मेरा गड़बड़ बन गया है, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा तो ठीक बनेगा आपका। इस तरीके से हो गया। यहाँ पे ये बिंदु क्या है, ये बिंदु आपका डी है। तो ए डी सी का मान, यानी ए डी सी यानी इस बिंदु, इसका मान आपसे पूछा गया है। ये वाला जो कोण है, ये कोण कितना है, इस कोण का मान पूछा गया है। तो हम इसका सोल्यूशन इस तरीके से लिखेंगे कि कोण ए ओ सी, देखो ए ओ सी, ये पूरा कोण ए ओ सी बराबर कितना हो गया, कोण ए ओ सी बराबर में कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी है, और कोण ए ओ सी बराबर में कोण ए ओ बी कितना है 60 डिग्री है, और प्लस बी ओ सी कितना है 30 डिग्री है। तो टोटल मिला के आपको कितना आ गया 90 डिग्री, कोण ए ओ सी बराबर में 90 डिग्री आ गया। तो कोण ए डी सी क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कोण ए डी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए ओ सी, सॉरी कोण ए डी सी, हम लोगों को ए डी सी निकालना, कोण ए डी सी है जो कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी का आधा होगा, कोण ए ओ सी का आधा होगा। अब कैसे होगा तो मैं आपको समझाती हूँ। ए डी सी बराबर कोण ए ओ सी कितना दिया है 90 डिग्री गुना हाफ, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री आपका आंसर। ऐसे कैसे हुआ तो देखिए मैं आपको यहाँ पे साइड में लिख के बताती हूँ। देखो आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा है वृत्त का, कि जो वृत्त है किसी वृत्त पर किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, वृत्त पर उसके चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण इसी चाप द्वारा वृत्त के किसी और बिंदु पर बना कोण का दुगना होता है। यानी कि ये अगर ए होगा तो ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 3 नंबर का, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना करना है। तो हम लोग रचना करेंगे 45 डिग्री के कोण का। तो देखिए इसका आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे
45 डिग्री का कोण आपको बनाना है। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, सीधा से लाइन खींच लेंगे यहाँ पे 45 डिग्री का। ठीक है, कितना भी सेंटीमीटर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को चाप खींचना है। चाप खींचेंगे, बड़ा भी खींच सकते, छोटा भी खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों को प्रकाल को अच्छे तरीके से दबा के पकड़ना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रकाल को पकड़ के यहाँ पे हम लोग इस तरीके से चाप खींच लेंगे। और उसके बाद इस लाइन को हम लोगों को अच्छे तरीके से मिलाना है बड़ा करके, ताकि हम लोगों का ड्राइंग है जो कि अच्छे तरीके से बने। देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको रख के यहाँ पे काटना है और फिर इस बिंदु पे रख के हम लोगों को यहाँ पे काटना है। ठीक है, इस तरीके से काटेंगे। फिर इसको एक कट यहाँ पे काटना है और फिर इसको यहाँ पे एक कट इस तरीके से यहाँ पे काटना है। ये हम लोगों का 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये जो कट बना है हम लोग इस कट को मिला देंगे सीधा। ठीक है, हम लोगों को इस कट को सीधा मिलाना है। तो हम लोग इस तरीके से डॉट डॉट दे करके मिला देंगे। ये हम लोगों का क्या होगा, 90 डिग्री का बना है। हम लोग का 45 निकालना है, तो 95 का 90 का आधा कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हम लोगों का 90 डिग्री का कोण बना है ना। देखिए 90 डिग्री का है, तब हम लोगों को 45 का बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर आधा आधा हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखिए, यहाँ से लेकर के हम लोगों को कट करना है यहाँ पे, और फिर ये जो 90 काटे हैं यहाँ से बिंदु से रख करके हम लोगों को यहाँ पे एक कट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। और ये जो कट बिंदु है यहाँ से हम लोगों को इस बिंदु को मिलाना है। हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे यहाँ पे। देखिए, इस तरीके से अच्छा से मिलाना है। ठीक है, इस तरीके से मिलाएंगे और इसको मिला देंगे, तो ये हम लोग का हो जाएगा 45। आप लोग इसका नाप भी सकते हैं। देखिए, हम लोग इसको अगर स्केल से नाप के देखें तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, देखिए ये एग्जैक्ट एकदम 45 पे है। देखिए ये 40 है, लेकिन मैं आपको फोकस कर देती हूँ। यहाँ पे एग्जैक्ट ये 40 है, ये 45 है। ठीक है, तो हम लोगों का ये 45 डिग्री का कोण बन करके रेडी हो गया है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप दिया हुआ आपको 32 सेंटीमीटर। तो 4 का आंसर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो परिमाप दिया हुआ है, हम लोग का परिमाप यहाँ पे लिखेंगे, दिया हुआ है परिमाप कितना दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। और हम लोगों का यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, पहली भुजा यानी कि एक भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और माना कि दूसरी भुजा दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे माना पहली भुजा, ये दूसरी भुजा। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चित्र बना देंगे, त्रिभुज का चित्र बना देंगे। देखिए, ये दिया हुआ है 8, ये 11, यानी कि ये 8 दिया है तो थोड़ा छोटा बनाएंगे, जो 11 दिया है वो थोड़ा बड़ा बना देंगे। और तीनों भुजाओं का योग परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि परिमाप बराबर होता है तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजाओं का योग होता है उसका परिमाप। तो हम लोगों का परिमाप, और हम लोगों ने पहला भुजा क्या माना है, तो यहाँ पे ए बी सी। ए के सामने हम लोगों का स्मॉल ए हो जाएगा, बी का सामने ये स्मॉल बी हो जाएगा, सी का सामने ये स्मॉल सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो टोटल परिमाप आप लोगों को दिया हुआ है 32, और भुजा ए हम लोगों को दिया हुआ है 8, और भुजा बी हो गया 11 और प्लस सी। यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सी निकालेंगे, तो 32, ये दोनों प्लस में, तो इधर आएगा तो 18 में हो जाएगा। 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा और यहाँ से हम लोगों का सी निकल जाएगा। ठीक है, सी का मान आपका निकल जाएगा
सी का मान हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ गया ये 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए का मान 8 दिया हुआ है, बी 11, और यहाँ पे आ जाएगा सी का मान 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हम लोगों को यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। हीरोन का सूत्र से हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हीरोन का सूत्र से हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे अर्ध परिमाप चाहिए। अर्ध परिमाप क्या होगा? परिमाप का आधा। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमाप हम लोग का दिया हुआ है, तो परिमाप का आधा। तो परिमाप हम लोगों को कितना दिया हुआ है? परिमाप हम लोगों को दिया हुआ है कि 32 और बटा में 2, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का अर्ध परिमाप कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या से निकालेंगे? हीरोन का सूत्र से निकालेंगे। हीरोन का सूत्र क्या है कि √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। A मतलब पहली भुजा, B मतलब दूसरी भुजा, C मतलब तीसरी भुजा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे S यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि 16 इंटू 16 माइनस A यानी कि 8, 16 माइनस B यानी 11, 16 माइनस C यानी कि 13। अब हम लोग इसको निकालेंगे इस तरीके से। तो 16 गुना यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे 16 में से 11 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे 8√30 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। आप लोगों का गोल क्या हुआ? यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 5 4 5 0 1 3 3 4 3, यानी कि 10 मैच है टोटल। इन गोलों का क्या करना है? माध्य निकालना है। तो हम जानते हैं इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे। माध्य बराबर में क्या होता है? माध्य को हम x का ऊपर में बार लिखते हैं, बराबर में माध्य बराबर में सभी संख्याओं का योग और बट्टा में कुल संख्या, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग। ठीक है, सभी संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, से हम लोग क्या करेंगे? भाग दे देंगे। सभी संख्याओं का योग, तो कुल कितनी संख्या है? 10 संख्या है। तो हम लिखेंगे कि माध्य बराबर में यहाँ पे आपका दिया हुआ है x1 x2 प्लस x3। इस तरीके से करते करते आपका x10 तक दिया हुआ है, और बटा में कुल संख्या, यानी कि टोटल 10 संख्या है तो 10 से भाग देंगे। तो x बार बराबर में कितना हो जाएगा कि सभी संख्याओं का योग, यानी कि टोटल संख्या दिया है तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 और फिर प्लस 3, इन सभी का योग और बटा में टोटल संख्या 10 है। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 28। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 28 आएगा, और बटा में 10 है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में हम लोग लगा लेंगे। आंकड़ों को हम लोग आरोही क्रम में अगर हम लोग लगाते हैं, अगर आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाएंगे तो आरोही मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा की ओर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो हम लोग इस तरीके से इसका सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं कि इसको पहले हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे, यानी कि 14 14
14, फिर 14, फिर यहाँ पे 17, फिर 18, 18, 18, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पे 28। बहुलक का अर्थ क्या होता है? बहुलक का अर्थ यह होता है कि एक संख्या जो अधिकतम बार आया हो, वो संख्या जो अधिकतम बार आया हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ फ्रैक्शन में, यहाँ फ्रैक्शन में 14 अधिक बार आया। देखिए 14 4 बार आया, तो लिखेंगे फ्रैक्शन में 14 की अधिकतम बारंबारता, 14 की अधिकतम बारंबारता कितना है? बारंबारता 4 है। ठीक है, तो 4 है, तो इसीलिए लिखेंगे, इसलिए बहुलक क्या होगा? इसलिए बहुलक आपका हो जाएगा 14। ये क्वेश्चन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 1000 बार उछलने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित्त 455 बार और पट 545 बार। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इस तरीके से। सिक्के को एक बार उछाला गया है, इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या लिखेंगे यहाँ पे। सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, 1000 बार उछाला गया है, इसलिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या 1000 है। ठीक है, और इसके आगे हम लिखेंगे कि चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या कितनी है? तो 455 है, 455 है। तो हम लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता बराबर चित्त आने की संख्या, चित्त आने की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि प्रायिकता को हम लोग PE लिख सकते हैं। और चित्त आने की प्रायिकता कितनी है? 455 और बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या 1000 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.455। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार एक पट आने की प्रायिकता इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा PE बटा बराबर पट के आने की प्रायिकता, पटों के आने की प्रायिकता, पट के आने की प्रायिकता। नीचे लिखेंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। इसका यहाँ पे हम लोग इस तरीके से आंसर लिखेंगे, यहाँ पे F होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पट आने की प्रायिकता कितनी है? 545 बार बटा कुल कितना है? 1000 बार। इसका आंसर हो जाएगा 0.0545 इसका आंसर। इस तरीके से आप लोगों का अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट
पार्ट के साथ।